गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर आपको करंट अफेयर्स के साथ यानी आपकी आने वाले एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ के साथ मैं फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो में आपको यदि कोई ऐसे क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं, यदि ऐसी नॉलेज प्राप्त होती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से मैं आपका ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। पहली न्यूज़ है हमारी, देखते हैं फ्रेंड्स। ये न्यूज़ है, भारत सरकार ने 27 और 28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए की, फ्रेंड्स ये भारत सरकार की 27 और 28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए है, जो कि 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ग्रीन फील्ड, सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स आ रही ग्रीन फील्ड यानी और ब्राउन फील्ड साइट में 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, यानी इसको हमने शॉर्ट में कहते हैं पीएम मित्रा, इसको पीएम मित्रा के नाम से जाना जाता है, पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएम मित्रा, जो कि टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग से रिलेटेड रखती है, संबंध रखती है। तो देखते हैं आगे। भारत सरकार एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, जैसे कि मैंने बताया, स्टिप शुरू की है। यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। पीएम मित्र, जो पीएम मित्र है, पार्क को सार्वजनिक यानी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड में एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए विकास किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकारों के पास रहेगा। प्रत्येक मित्र पार्क जो है, इसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एन्फ्लुएंट एंट्री प्लांट तथा अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर होंगी। अब फ्रेंड्स देखते हैं, हमने अभी एक न्यूज़ का सर वर्ड है हमारे पास, इंक्यूबमेंट सेंटर क्या होता है। इक्यूबेशन सेंटर होते हैं, वह संस्था होती है जो उद्यमी को उसके व्यवसाय को विकसित करने और इससे जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहायता करती है। इंक्यूबेशन सेंटर कहलाती है विशेष रूप से प्रारंभिक चरणों में, जब व्यवसायी शुरुआत करता है, व्यवसाय तकनीकी सेवाओं की सारणी, आरंभिक सीड फंडिंग, प्रयोगशालाएं, सुविधाएं, सलाहकार नेटवर्क और लिंकेज प्रदान करने का कार्य करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। तो इस प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर एक तरीके से हेल्प करते हैं जो न्यू इंटरप्रेन्योर होते हैं या जो न्यू इंडस्ट्रीज आती हैं, उनकी ये मदद करते हैं फ्रेंड्स। तो इसी न्यूज़ में आगे देखते हैं। तो अभी भारत के वस्त्र उद्योग की बात आई है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हम एक बात ये जानते हैं कि भारत में वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने समय से रहा है। तो भारत का वस्त्र उद्योग के विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। जैसे कि मैंने बताया, पारंपरिक कौशल, विरासत और सांस्कृतिक का यह भंडार एवं वाहक है। फ्रेंड्स, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उस समय हमारे यहाँ की जो बुनाई है और जो हमारे यहाँ के हाथ की कारीगरी है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के यानी इंग्लैंड या अन्य काफ़ी यूरोप के काफ़ी देशों में हमारे यहाँ के कपड़ा बुनाई करके, चाहे उनकी खिड़कियों में हो, चाहे उनके तकियों में हो या उनके बेडशीट्स हों, वो सारे भारतीय हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भारत का जो कपड़ा उद्योग है सबसे पुराने उद्योगों में से एक है। तो और इसका जो जीडीपी में हिस्सा है सकल घरेलू उत्पाद में, वो 2.3%, और औद्योगिक उत्पादन इसका 7%। भारत की जो निर्यात आय में वृद्धि है वो 12%, और कुल रोजगार 21% से अधिक का योगदान देता है। भारत 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तकनीकी वस्तुओं यानी टेक्निकल टेक्सटाइल का छठवां, विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तकनीकी वस्त्र कार्यक्रम कार्यात्मक कपड़े हेतु जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, देश स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा सहित अन्य विभिन्न
उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं, वो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़ों के मामले में इसकी 95% हिस्सेदारी है। यानी फ्रेंड्स, हाथ से बिने हुए कपड़े भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं और इसकी जो हिस्सेदारी हो 95% है। इसके संबंधित कुछ प्रमुख पहले भी हैं। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना जैसे जिसे हम अभी पढ़ चुके हैं, समर्थन योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र संवर्धन योजना। तो इस प्रकार से हमारी ये योजनाएं हैं जो कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। फ्रेंड्स, हमने 1 दिसंबर को नागालैंड के विषय में पढ़ा था और यहाँ का एक फेस्टिवल हमने पढ़ा था, हॉर्नबिल फेस्टिवल। फ्रेंड्स, एक ये न्यूज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंस अपने लिए रखती है क्योंकि ये 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है ना। तो ये न्यूज़पेपर में थी और उस दिन रह गई थी, इसलिए हम आज इसको कवर कर रहे हैं। तो जो नागालैंड है वो 1 दिसंबर को अपना 59वां जो है स्थापना दिवस मनाया और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कोहिमा इसकी राजधानी घोषित की गई थी और नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 नागालैंड को एक राज्य का दर्जा देने के लिए संसद में अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था। और वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नागा क्षेत्र असम का हिस्सा बना रहा। यानी नागा क्षेत्र जो था पहले असम का हिस्सा था। हालांकि ये एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन ने नागा जनजाति के राजनीतिक संघ की मांग करना शुरू कर दिया और कुछ चरमपंथियों ने भारतीय संघ से पूरी तरह से अलग होने की मांग भी की। और वर्ष 1957 में असम के नागा हिल्स क्षेत्र और उत्तर पूर्व में तुयेन सांग फिटियर डिवीज़न को भारत सरकार द्वारा सीधे प्रसारित एक इकाई के तहत एक साथ लाया गया था। तो इस प्रकार से 1960 में वर्ष 1960 में यह तय किया गया कि नागालैंड को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनाना चाहिए। नागालैंड ने वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया और वर्ष 1964 में लोकतांत्रिक चुनाव चुनी गई सरकार ने सत्ता संभाल ली। देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ जनजातियां हैं। इस राज्य में किस तरह से जनजातियां हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है और यहाँ कौन कौन से वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। यहाँ जनजातियों के बारे में बात करें तो यहाँ कोन्याक कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ की जो जनजाति है सबसे बड़ी कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास, अंगमी आते हैं। अन्य जातियों में लोथा, संगतम, फाम, चांग, खिम, हांग, यिमचुंग, चेलिंग, चांगखेंग, चकेरी और रेगामा शामिल हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, कृषि क्षेत्र राज्य की आबादी के लगभग 9वें-10वें हिस्से को रोजगार देता है, जैसे चावल, मक्का, छोटी बाजरा, दालें, फलियां, तिलहन, फाइबर, गन्ना, आलू और तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें। हालांकि नागालैंड को अभी भी पड़ोसी राज्यों से भोजन आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। नागालैंड में कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जैसे इंतानाकी राष्ट्रीय उद्यान, सिगफन वन्यजीव अभ्यारण्य, पुलिबज्जे वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है हमारे लिए। प्रमुख महोत्सव है यहाँ का फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि अभी बताया हॉर्नबिल, और वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होता है और इसे हॉर्नबिल फेस्टिवल को इसी दौरान मनाया जाता है ताकि जब उसका स्थापना दिवस है। हमने इस न्यूज़ को पहले ही कवर कर रखे हैं पिछले 1 दिसंबर की न्यूज़ में। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत और श्रीलंका ने के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्रीय रणनीति सहमति व्यक्त की है। भारत और श्रीलंका, इस समय श्रीलंका में फ्रेंड्स काफ़ी आर्थिक स्थितियां कमज़ोर हो जाने की वजह से वहां आर्थिक आपात लागू हो गया था, इकोनॉमिक इमरजेंसी लागू हो गई थी। तो जिसके तहत भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्री नीति का सहमति व्यक्त की है।
इस वर्ष शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों और मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विद्रव्य विदेशी भंडार के बीच आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 4 सूत्री रणनीति क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट, करेंसी स्वैप। तो पहला देखते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। भारत द्वारा भोजन, दवाएं, ईंधन खरीद के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट सुविधा प्रस्तुत की गई है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक क्रेडिट सुविधा है जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार, व्यवसाय, व्यक्तिगत ग्राहक को दी जाती है। यह ग्राहक को अधिकतम ऋण राशि प्रदान करने में सक्षम बनाती है। करेंसी स्वैप श्रीलंका के भुगतान संतुलन के मुद्दे से निपटने के लिए मुद्रा स्वैप समझौता भी किया गया है। और जो मुद्रा स्वैप समझौता का अर्थ है विनिमय, यानी करेंसी स्वैप अपना मुद्रा विनिमय का आशय देख दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं का आदान प्रदान कर लेती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ त्रिलोकमाली हार्न दुनिया के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया था। ये फ्रेंड्स श्रीलंका में ही है। आपका ये जो त्रिलोकमाली हार्बर है, ये दुनिया का सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया था। और त्रिलोको में तेल की बुनियादी अवसंरचना को विकसित करने संबंधी योजना 2017 से लंबित है। और इस तरह से भारतीय निवेश को अगर देखें यहाँ, तो विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश को सुगम बनाने हेतु श्रीलंका की प्रतिबद्धता है। भारत और श्रीलंका के बीच जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी है और फिर भी दोनों देश आपसी संबंधों का खराब करने के पक्ष में नहीं है, यानी आपस के जो संबंध हैं वो खराब नहीं करेंगे, ऐसा है। हालांकि एक बड़े देश के रूप में भारत पर श्रीलंका को साथ ले चलने की जिम्मेदारी है। भारत को धैर्य रखने की जरूरत है और किसी भी तनाव पर प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए। श्रीलंका विशेष रूप से उच्चतम स्तर पार को और अधिक नियमित रूप से बारीकी से इस कार्य में संलग्न करना चाहिए। कोलंबो जो कि राजधानी है श्रीलंका की, घरेलू मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से दूर भारत को रहना चाहिए और जन केंद्रित गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति का संपोषण भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करके दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है हमारी पाइका विद्रोह से। तो कुछ लोगों ने चर्चा की थी फ्रेंड कि जो पाइका विद्रोह है आपका, ये केंद्र सरकार ने अभी भी कह दिया है कि पाइका विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। यह भी सुझाव दिया गया है कि इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा 8वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में केस स्टडी के रूप में शामिल किया जाए। और वर्ष 2017 में पहली बार उड़ीसा राज्य मंत्रिमंडल ने पाइका विद्रोह को भारत पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में घोषित करने हेतु केंद्र को औपचारिक रूप से आग्रह करने का प्रस्ताव भी किया था। वर्ष 2018 में सरकार ने पाइका विद्रोह की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। अभी पाइका विद्रोह के कुछ बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। पाइका उच्च पाइकों शब्द का रूप है से पैदल सैनिक, यानी पाइका मीन्स होता है पैदल सैनिक, को 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में राजाओं के द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों से वंशानुगत कर मुक्त भूमि यानी निष्कर जागीर और उपाधियों के बदले में सैन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भर्ती किया गया वर्ग था। जब अंग्रेज यहाँ पहुंचे तो उस समय उड़ीसा के गजपति शासक मुकुंद देव द्वितीय किसान मिलिशिया थे। तो इस प्रकार से ये पाइका के विषय में हमने जाना और देखते हैं पाइका विद्रोह क्या है, हमारे इतिहास का एक क्या न्यूज इसमें हमारी है। तो पाइका विद्रोह वर्ष 1817 का पाइका विद्रोह 1857 के पहले सिपाही विद्रोह से 40 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी जो हमारा 1857 का पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से 1857 की क्रांति जानती जाती है, सिपाही विद्रोह जाना जाता है, उससे 40 साल पहले पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्रा या भरमरबार राय मुकुंद देव द्वितीय के सर्वोच्च सैन्य जनरल और रोडांगा स्टेट के पूर्व धारक के कांधों के विद्रोह में शामिल होकर पाइका की एक सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने 2 अप्रैल 1817 को अंग्रेजों का शासन
अंग्रेजों का शासन समन किया। पाइकों को राजाओं और जमींदारों, ग्राम प्रधानों और साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त था। यह विद्रोह शीघ्र ही प्रांत के विभिन्न भागों में फैल गया। इस घटना में बानापुर में सरकारी भवनों में आग लगा दी गई, पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया। आगामी कुछ महीनों तक विद्रोह जारी रहा, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना ने इन्हें पराजित कर दिया। विद्याधर को वर्ष 1825 में जेल में डाल दिया गया और 4 वर्ष बाद जेल में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था पाइका विद्रोह फ्रेंड। तो ये एक तरीके से जमींदारों का विद्रोह था, जिनको जमीन दी गई थी, यानी पैदल सैनिकों को जमीन दी जाती थी, उनका ही विद्रोह था, जो कि 1857 के से 40 वर्ष पहले हुआ था, जिसे सरकार ने नकार दिया कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कार्यक्रम से नहीं जाना जाएगा। अगली न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जारी हुई है, वर्ल्ड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी तेल अवीव रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। जो तेल अवीव है वो इजराइल की राजधानी दुनिया की सबसे महंगी सिटी है या शहर है। यह रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संकलित की गई। यह विभिन्न शहरों में रहने के संकेतों के लिए लागत की तुलना करता है कि किस तरह कौन सा शहर महंगा है। सबसे महंगा शहर इजराइल का शहर तेल अवीव है। पिछले वर्ष के शीर्ष देश पेरिस को पीछे छोड़कर पहली बार रैंकिंग में सबसे ऊपर है, जबकि पेरिस अब सिंगापुर के साथ दूसरे स्थान पर है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। उनके बाद ज्यूरिख और हांगकांग का स्थान है। इस सूची में न्यूयॉर्क 6ठे स्थान पर, जिनेवा 7वें स्थान पर है। रिपोर्ट की कार्यप्रणाली सूचांक को न्यूयॉर्क शहर में कीमतों के मुकाबले में बेंचमार्क किया गया है और इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत मुद्राओं वाले शहरों की रैंकिंग में उच्च दिखाई देने की संभावना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट क्या है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का शोध एवं विश्लेषण प्रभार है, जो द इकोनॉमिस्ट अखबार की सिस्टर कंपनी है। EIU यानी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स भी जारी करता है, जो 165 स्वतंत्र राज्यों और 2 क्षेत्रों में दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थापना का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 53वें स्थान पर है। तो ये जो कंपनी जो हमारी ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, ये डेमोक्रेसी इंडेक्स भी जारी करती है, जिसमें भारत का 53वां स्थान है। अगला न्यूज़ है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के संबंध में है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, जो अपनी प्रतिभाओं से हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, जबकि वो पूर्ण रूप से उनमें ये कहें कि उनमें, जैसे स्टीफन हॉकिंस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, उनका पूरा शरीर अचल होते हुए भी उन्होंने ब्लैक होल की खोज में अपना पूरा जीवन दिया और काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को निकाल कर हमारे सामने रखा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है, ये उन लोगों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन भरा है जो हमारे बीच में हैं और किसी न किसी तरह से दिव्यांग हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जो समाज में कुछ ऐसे कार्य कर रही हैं जिन्हें कुछ पूरी तरह से परिपूर्ण यानी सभी अंगों से परिपूर्ण व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसके पश्चात 1983 और 92 के दशक को विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया और वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व की 15.3% आबादी किसी न किसी प्रकार की अशक्तता से पीड़ित है। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा
अदृश्य अल्पसंख्यक समूह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 2.21% ही विकलांगता से पीड़ित है। इस दिवस को मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अशक्त जनों की अक्षमता के मुद्दों पर समाज में लोगों को जागरूक करना, समझ और संवेदनशीलता लेना, और इसके अतिरिक्त यह विकलांग जनों के आत्मसम्मान और कल्याण, आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी सहायता पर भी जोर देता है। तो फ्रेंड्स, जो आज हमारे बीच में जिनमें कुछ कमियां हैं वो भी आज समाज में आगे बढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते अगर अपने निरंतर प्रयास को जारी रखें और इसी प्रकार से लगन से हम कोई कार्य करें तो हम उसमें अवश्य आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, यदि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल है, यदि आप देख रहे हैं जो एग्ज़ाम्स आपके आते हैं, यदि उनमें इनसे क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे डिस्ट्रीब्यूट करें और अपने फ्रेंड्स को कहें कि वो इसमें अपने कमेंट्स और लाइक्स सुधार के लिए करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू वॉच दिस।